दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो एक हीरो हैं। उन्होंने दिखा दिया कि जब भी लोकतंत्र की हत्या होगी तो वो उसको बचाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जी हाँ, एक बार पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वो असंवैधानिक करार दे चुके हैं, लेकिन जब एसबीआई को उसकी जानकारी साझा करने के लिए कहा गया और एसबीआई इसमें आनाकानी करने लगा, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब उस याचिका पर भी सुनवाई हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के साथ साथ सरकार को भी बड़ा झटका दिया है। आज इस पर बात करेंगे, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने की बात कहकर जिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मोदी सरकार साल 2017 में लेकर आई थी, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया था। अदालत ने एसबीआई से कहा था कि वो 12 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जानकारी मिलने के अगले एक हफ्ते में यानी कि 13 मार्च तक इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि लोगों को मालूम हो कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति या कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने का चंदा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ा दी गई। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब सी याचिका डाली थी कि 6 मार्च की डेडलाइन को थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए, और आगे भी कोई 2-4 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 4 महीने ही मांग लिए थे, यानी कि 30 जून तक का समय मांगा था। 6 मार्च तक एसबीआई को पूरी जानकारी देनी थी, मगर सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 4 मार्च को ये याचिका डाल दी गई। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? मतलब चुनाव सब निपट जाने दो, उसके बाद देखेंगे कि क्या डेटा देना है क्या नहीं देना है। सब जानते हैं कि एसबीआई के द्वारा ऐसी याचिका डालने का क्या कारण था। सब जानते हैं कि सरकार के प्रेशर की वजह से ऐसी याचिका डाली गई, क्योंकि जितना भी चंदा आया उसमें से 55% से ज्यादा तो सरकार के पास ही आया था। ऐसे में किसने कितने का चंदा दिया और बदले में उसको क्या मिला, ये बात अगर खुल गई तो धोती खुल जाएगी। इस बात को समझिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 6 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक हो जाती तो राजनीति में भूचाल आ जाता। उन धन्ना सेठों की पोल खुल जाती जिन्होंने अंधाधुंध पैसा सरकार को दिया और बदले में सरकार ने उनको जो फायदा पहुंचाया वो सब क्लियर हो जाता। ये बात भी खुल जाती कि किन कॉर्पोरेट्स ने ऑपोजिशन को चंदा दिया और फिर उसके बाद उन पर सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया। ये बात भी खुल जाती कि जिन कॉर्पोरेट्स ने भाजपा को चंदा नहीं दिया था उन पर रेड कर करके किस तरह से भाजपा को चंदा देने के लिए मजबूर किया गया। ये बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, और सरकार ये कभी नहीं चाहती कि ये जानकारी सामने आने से चुनाव पर असर पड़े। इसलिए एसबीआई के जरिए ये याचिका लगाकर इस जानकारी को रोकने की जी जान लगाकर कोशिश की गई। स्टेट बैंक का कहना है कि किसने कितने का चंदा किसको दिया इसका पता लगाना और सही से उसका मिलान अपने आप में एक समय लगने वाला काम है, और क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है, अदालत को उसे और समय देना चाहिए। एसबीआई के मुताबिक उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिकोड करने के लिए कुल 44,434 दस्तावेजों को जांचना होगा। इसमें 22,217 ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, जबकि इसी की तर्ज पर 22,217 ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें उन बॉन्ड्स को भुनाने वालों की जानकारियां हैं। चुनाव में वोटों की गिनती एक दिन में हो सकती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा एक दिन में तो छोड़ो 3 हफ्तों में नहीं निकाला जा सका। डेटा कंप्यूटर पे हो या फिर बही खातों पर हो, उसको निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। 2 से 3 हफ्तों में ये काम किया जा सकता था, लेकिन डिजिटल इंडिया के जमाने में ये एसबीआई ने कैसा मजाक किया। जहां हर जानकारी एक क्लिक में सामने आ जाती है, वहां एक छोटी सी जानकारी निकालने के लिए इनको 4 महीने चाहिए। करोड़ों की तादाद में अकाउंट्स हैंडल करने वाले बैंक इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह का घटिया मजाक कर रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ। डेटा निकालना था या डेटा बनाना था? 4 महीने में तो पूरा का पूरा डेटा बनकर तैयार हो जाता है जनाब। जैसे ही एसबीआई ने कहा कि 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, वैसे ही एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ सबसे मुखर तरीके से एडीआर ने ही लड़ाई लड़ी थी। प्रशांत भूषण ने कहा था कि एसबीआई की इस अर्जी को उनका पहले से ही अंदाजा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने इसको लिस्ट करते हुए एसबीआई को पहला झटका दिया और एडीआर की कंटेम्प्ट पिटीशन को 11 मार्च को सुनवाई करने को कहा। एसबीआई की टाइम एक्सटेंशन की प्ली की सुनवाई भी 11 मार्च को ही होनी थी, और झटका ये था कि ये मामला वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनने वाली थी जिसने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सुनवाई की थी। इसमें सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और मनोज मिश्रा थे। और जब 11 मार्च को इन 5 जजेस की बेंच ने सुनवाई की तो एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ये नहीं जानना कि आपको क्या करना है और कब तक का समय आपको चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हमने 15 फरवरी को फैसला सुनाया था और आज 11 मार्च है। आप हमें ये मत बताइए कि आपको क्या करना है और कितना समय चाहिए। आप ये बताइए कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया।
चीफ जस्टिस ने तल्ख तेवर अपनाते हुए एसबीआई को कहा कि इस बार हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपने दोबारा कोर्ट की अवमानना की तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया है कि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी दी जाए और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन इस पूरी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। मिलान करने वाली बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसने किसको कितना चंदा दिया, इसका मिलान करने का काम आपका नहीं है। आपको ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं गया था। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को डेटा दीजिए, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी प्रक्रिया में दान देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात थी, मगर विपक्ष ने सवाल उठाया था कि ये कैसी गोपनीयता है जहां सरकार को तो मालूम है कि कौन किसको क्या दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, लेकिन विपक्ष और आम जनता को इसकी भनक तक भी नहीं है। कोर्ट ने इस कानून को सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना और 2019 के बाद किसको किसने चुनावी बॉन्ड के जरिए कितने का चंदा दिया, ये 3 हफ्ते के भीतर सार्वजनिक करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी पार्टियों ने दिल खोलकर स्वागत किया था, लेकिन इतनी प्लानिंग और इतनी मेहनत से लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसके जरिए अंधाधुंध पैसा भाजपा को मिला, उसकी पोल इतनी आसानी से कैसे सरकार खुलने दे सकती थी? अगर पोल खुल जाती तो चुनाव में क्या होता? लोगों को पता नहीं चल जाता कि सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और फिर वोट कैसे मिलते? सरकार ने तो यही सोचा होगा कि जो याचिका एसबीआई डालेगी सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के फेवर में ही उसका फैसला दे देंगे। उन्हें क्या पता था कि बाजी ऐसे पलट जाएगी। उन्होंने तो ये सोचा था कि चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आए या फिर कोई भला क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एसबीआई के साथ साथ सरकार को भी एक बड़ा झटका दिया है। एक तरफ चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। मोदी सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।